हाँ जी चलें, चलो। ये कौन सा हो गया बेटा? द्विखंडन। समझ में आ गया? अब प्रश्न आ जावे, अनुप्रस्थ द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है नंबर 1 अमीबा में, युग्लिना में, पैरामीशियम में, उपरोक्त सभी में। अनुलंब द्विविभाजन पाया जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में और युग्लिना में, प्लेनेरिया में। समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला सेकंड लिखेंगे। सेकंड बहुखंडन। बहुखंडन मल्टीपल फिजन। बहुखंडन। अब बहुखंडन क्या होता है बेटाओ? सुनना, जब दो भागों में टूट जावे तो द्विखंडन, और जब बहुत सारे भागों में टूट जाए तो बहुखंडन। समझ गए कि जब मूल कोशिका 2 से अधिक खंडों में टूट जाती हो इसे बहुखंडन कहते हैं। समझ गए मेरी बात? चल जाएगा। चौक थी मेरे पास, चौक को मैंने ऐसे करके तोड़ा, 2 भाग बन गए, आधी आधी हो गई। लेकिन चौक को मैंने ऐसे छोड़ दिया तो नीचे गिरने के बाद बताओ 2 भाग टूटेंगे क्या? नहीं, 4-5 भाग छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। वो क्या है? बहुखंडन। समझ में आ गया? तो बहुखंडन की क्रिया किसमें पाई जाएगी? बहुखंडन के लिए आपको याद रखना है, ये पाया जाएगा किसके अंदर? ये पाया जाएगा प्लाज्मोडियम में। किसमें मिलेगा? प्लाज्मोडियम में। लिखो, बहुखंडन की क्रिया कहाँ होती है? प्लाज्मोडियम में। बहुखंडन कहाँ होगा? प्लाज्मोडियम में। ठीक। अगली बात, थर्ड विधि, मुकुलन। मुकुलन नाम सुना क्या? मुकुलन, जिसमें बाहर की तरफ एक उभार बनता है, इसे कहते हैं मुकुल। मुकुलन कहाँ पाया जाएगा? तो सुनना भैया, मुकुलन ने क्या है कि पाया जाएगा आपके 2 जगह। एक पाया जाएगा ईस्ट में, सुना है ना? ईस्ट या खमीर, इसी को कहते हैं क्या? सैकेरोमाइसिस। अच्छा ध्यान रखना, ये वैसे पादप होता है, ये क्या है? पादप है, कवक है ये। लेकिन एक दूसरा ईस्ट कहाँ मिलेगा? हाइड्रा में। नाम तो सुना होगा ना सबने, हाइड्रा में। सब पढ़ के आए हो वैसे थोड़ा बहुत। अगला जेम्यूल। जेम्यूल विधि किस में पाई जाएगी? ये पाई जाएगी आपके स्पंज में। जेम्यूल विधि किस में पाई जाएगी? स्पंज में पाई जाती है। जेम्यूल विधि किस में पाई जाती है? स्पंज में। हालांकि मैं इसमें कायिक जनन में पादप को शामिल करके चल रहा हूं। लिखा था ना अपने जंतु में जनन, जंतु जगह जहां पादप होगा पादप को लिख के चलूंगा। अगली बात, कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया द्वारा, द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, जेम्यूल द्वारा, कोनिडिया द्वारा। ये कहाँ मिलेगी? पेनिसिलियम में। नाम सुना है क्या? ये पादप होता है, तो मैं अलग अलग नहीं लिखाऊंगा, यहाँ साथ साथ लिखा देता हूँ। पेनिसिलियम में। एक काम करोगे क्या? झंझटी मिट जाएगा। जंतु में लिखा है ना, ऊपर लिख लो पादप व जंतुओं में। समझ गया ना? मेरे को बार बार नहीं लिखाना पड़ेगा। ऊपर लिख लो पादप व जंतुओं में। हेडिंग लिखा था ना, हेडिंग में लिखा था ना ऊपर, जंतुओं में। ओ बहन जी कहाँ लिख रहे हैं? हेडिंग लिखा था ना जंतुओं में, तो ऊपर लिख देना पादप व जंतुओं में, ताकि ना क्या है कि सारा काम एक साथ हो जाएगा। अलैंगिक जनन कॉमन पढ़ा देता हूँ, लैंगिक के अलग अलग करने की कोशिश करूंगा। हाँ भैया जी आगे चलो। नेक्स्ट बिंदु, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अलैंगिक जनन की विधियाँ चल रही थी हमारे, तो ये जर्नल बातें हो गई। ये तो जर्नल हो गया। अब हम बात करेंगे कि साहब अलैंगिक जनन के दौरान एक जनन और आता है, पादपों में कायिक जनन।
पादपों में कौन सा होता है? कायिक जनन। अब कायिक जनन की क्रिया पादपों में कैसे कैसे होती है, थोड़ा सा एक आउटलाइन दे देता हूँ, तो हेडिंग डाल दो, पादपों में कायिक जनन की विधियाँ। पादपों में कायिक जनन की विधियाँ, इतना तो पढ़ लोगे ना? अरे एग्जाम्पल तो रट लोगे। पादपों में कायिक जनन की विधियाँ। अब बच्चों कायिक जनन क्या होता है, लिखो, पादप के कायिक भाग, पादप के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती, पादप के कायिक भाग जड़, तना, पत्ती से नए पादप निर्माण की क्रिया, नए पादप निर्माण की क्रिया कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन कहलाती है। ठीक। अब बच्चों सुनना, कायिक जनन के अंदर देखें तो पहले लिखो, जड़ों द्वारा, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। अब बच्चों जड़ों द्वारा कायिक जनन कहाँ होता है, तो सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जड़ के द्वारा जो कायिक जनन की क्रिया होती है वो कहाँ मिलती है, तो लिखेंगे शीशम, नाम सुना है क्या? शीशम, सिरस और मुराया में। शीशम, सिरस और मुराया नाम के पादप होते हैं जिनमें जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक। सेकंड, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। बच्चों तनों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तनों से क्या क्या बनते हैं, तो अब यहाँ पर रुकना है। तनों में भी अपन को ध्यान रखना है, तनों में भी अलग अलग प्रकार के तने आएंगे। कौन कौन से आते हैं, आपने सुना होगा कंद द्वारा, तना होता ना कंद, एक होता प्रकंद द्वारा, एक होता है क्या शल्क घनकंद द्वारा, एक होता है क्या शल्क कंद द्वारा। ये तनों की बात करें, तनों में भी कौन कौन से तने थे, 3 प्रकार के तने हो गए। ये तने कौन से हो गए भैया, सुनने मेरी बात को, ये तो हो गए भूमिगत तने। कौन से हो गए? भूमिगत तने। तो भूमिगत तनों में कौन कौन से आ गए, कंद, प्रकंद, घनकंद, शल्ककंद, सुने हैं क्या? आ जाओ भैया जी। अब हम बात करेंगे कौन सा तना, अब कहेंगे अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। अब अर्धवायवीय तने की बात करें तो अर्धवायवीय तने में क्या है, रनर, ऊपरी भूस्तारी, नाम सुना है क्या? ऊपरी भूस्तारी। ठीक है। अगला आता है अंतः भूस्तारी, उसके बाद आता है भूस्तारी का, सुने मेरी बात? कंद द्वारा किस में होगा, आलू में। तो बच्चों पूछा जाता है आलू क्या है, तना। आलू में खाने वाला भाग क्या है, तना। प्रकंद क्या होता है, अदरक। अदरक किसका रूपांतरण है, तने का, कौन सा, प्रकंद। घनकंद क्या होता है, तो सीधी सीधी सी बात याद रखना, घनकंद के रूप में किसको माना जाएगा, अरबी को। अरबी होती है ना हमारी। और शलकंद में क्या आता है, प्याज, लहसुन, प्याज और लहसुन। ऊपरी भूस्तारी में कौन आता है, दूब घास जो जमीन पर लेटी रहती है। अंत्य भूस्तारी में कौन आता है, पुदीना। ठीक है। और इसी में कौन आएगा, केला, सकर्स होता है, सकर्स, केले में सकर्स के द्वारा होता है स्वाट सकर्स, उसे कहते हैं अंत्य भूस्तारी। और ये किसके अंदर आएगा, जलकुंभी, जलकुंभी। उतारे फटाफट। आलू की खेती करते हैं, पता है ना कैसे करते हैं? आलू के अंदर क्या छोटी छोटी आंखें पाई जाती हैं,
जितने भाग में आंखें पाई जाती हैं उन भागों को काट के क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। फटाफट उतारें जरा, मैं सबकी कॉपी चेक कर लेता हूं एक एक करके। साफ साफ लिख बेटा, साफ साफ। हो गया भैया जी, फटाफट चलो। समझ में आ गया? जड़ तना हो गया। हेड डालो, पत्ती द्वारा। पत्ती द्वारा, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन कहाँ होता भैया जी? पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया जहां देखने को मिलती है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखो कहाँ मिलेगी? ब्रायोफिल्लम। नाम सुना है क्या? क्या कहते हैं इसको बच्चों? ओहो, रट रखा है, पत्थर चिट्टा। क्या कहते हैं इसको? बस अजूबा। अजूबा कहते हैं इसको, अजूबा। प्रश्न आ गया ना घुमा के। अजूबा नामक पादप में कायिक प्रवर्धन की क्रिया संपन्न होती है, जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा। तो हमारे तने के आंखें खुल जाएंगी, बोले ये क्या हो गया अजूबा। तुमने देखा अजूबा देखा अमिताभ बच्चन को पिक्चर में? हाँ। दूसरा कहाँ मिलेगा? ब्रायोफिल्लम बिगोनिया। कहाँ मिलेगा? बिगोनिया में। और कहाँ मिलेगा? सेंट पोलिया में। सेंट पोलिया में। कहाँ मिलेगा? स्टेप्टोकॉर्पस में। स्टेप्टोकॉर्पस में। कहाँ मिलेगा? कलेंचू में। कलेंचू में। ब्रायोफिल्लम, बिगोनिया, सेंट पोलिया, स्टेप्टोकॉर्पस, कलेंचू। बच्चों याद हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन दो जरूर याद होने चाहिए, ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया। अक्सर क्वेश्चन ही यही आता है, ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया। ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया। ठीक है। जड़ द्वारा हो गया, तने द्वारा हो गया, पत्तियों द्वारा हो गया कायिक प्रवर्धन। अर्थात क्या हो गया हमारा? अलैंगिक जनन पूरा हो गया। अलैंगिक जनन में आपने दो चीज और देखी, कलम लगाना, कलम रोपण करना, पता है ना? अलैंगिक जनन में आपको पढ़ा रखा है कलम लगाना वगैरह? अरे गुरुजी ने पढ़ाया है क्या? अरे तो तुमने ये नहीं सुना क्या कलम रोपण किसे कहते हैं, कलम किसे कहते हैं? ठीक है।
ग्राफ्टिंग तो सुनी होगी। तो ग्राफ्टिंग या कलम रोपण के दौरान जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? स्टोक। सुना है क्या? ऊपर वाले भाग को कहते हैं सियोन। साइन सुना है ना? सुन रखा है इतना तो? चलो भैया जी वापस चलो, हेडिंग डालो। हेडिंग डालेंगे मानव में जनन। नए पन्ने से लिख लेना, मानव में जनन। आप देखो पहले तो मानव के जनन तंत्र की बात करेंगे, फिर हम मानव में कौन कौन से जनन होगा, कैसे कैसे होगा, हर छोटी छोटी बात को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कई बार मैंने इतनी चीज़ लिखाई ना, यहाँ से कई बार चलते फिरते क्वेश्चन दे जाता है, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा एक आउटलाइन दिखाई थी। हेडिंग डाल दो मानव में जनन में। पहला डालेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र में जरा समझने की कोशिश करेंगे। गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाया था, मैंने देखा था एक दिन, फिर भी मैं आपको बताऊं। नर जनन तंत्र। अब आपसे कई बार पूछता है, कई बार प्रश्न आता है कि साहब कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? नर जनन तंत्र का भाग नहीं है। वृषण, शिशन, स्तन, काउपर ग्रंथि नहीं है साहब। ऐसे पूछता नहीं है। अंकुश बहुत खुश हो रहा है, कैसे प्रश्न आया? बच्चों ऐसे ही आएगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं आएगा। कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? शिशन, काउपर ग्रंथि, एपिडिडाइमिस, क्लिटोरिस, ऐसे आएंगे। अब क्या करें? तो एक काम करें, पहले तो ना क्या अभिषेक बाबू, पहले जनन के भाग तो लिख लेवे। तो सुने, नर जनन तंत्र में कुछ है ना क्या है कि भागों को शामिल किया जाता है। तो बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं, सोनम कुमार इधर देखो, इधर पहला आएगा प्राथमिक जननांग। कौन होता है? प्राथमिक जननांग। कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा नर जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग है, कौन सा मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग है। पहले तो ही पता हो प्राथमिक किसे कहते हैं। दूसरा कौन सा होते हैं? दूसरा होता है द्वितीयक जननांग। क्या होता है? द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग के तौर पर देखो भैया, सीधी सी बात सुनना, प्राथमिक जननांग किसे कहते हैं? ऐसे जनन अंग जिनमें शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता हो। किसका निर्माण होता हो? ऐसे जनन अंग जिसमें शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण होता हो, ऐसे जनन अंगों को प्राथमिक जनन अंग के नाम से जाना जाता है। सही है? जिनमें शुक्राणु या अंडाणु बने वो प्राथमिक जननांग, जिसमें शुक्राणु अंडाणु नहीं बने वो सारे द्वितीयक या सहायक जनन अंग कहलाते हैं। तो नर का प्राथमिक जननांग क्या? वृषण। क्या है? और द्वितीयक जननांगों की बात करें, द्वितीयक जननांग के तौर पर किसे शामिल किया जाता है? तो सुन लेना, इसके अंदर इसमें आएगा अधिवृषण। क्या आएगा इसमें? अधिवृषण। इसे कहते हैं क्या अंग्रेजी में? एपिडिडाइमिस। क्या कहते हैं इसको? एपिडिडाइमिस। दूसरा क्या होता है? वासा डिफरेंशिया। इसे कहते हैं शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका इसे कहते हैं क्या? वासा डिफरेंशिया। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद आता है शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है? सेमिनल वेसिकल। ठीक। इसके बाद क्या आता है इसके अंदर? शिशन। इसे कहते हैं क्या? पेनिस। इसके बाद क्या आती है? काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि। ठीक। इसी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि। ठीक। ये हमारे जनन अंगों के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कुछ भाग होते हैं। ठीक। तो लिखे नर जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग वृषण। अब जरा सुन लो एक चीज और, जे संख्या में कितने होते हैं? एक जोड़ी। जे संख्या में कितना होता है? एक जोड़ी। जे संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी।
ये संख्या में कितने होते हैं? एक जोड़ी। ये संख्या में कितनी होती है? एक जोड़ी। शिशन कितने होते हैं? एक। ध्यान रखना, ये जोड़ी मत कर देना। हाँ, एक जोड़ी। हाँ भैया जी, अब सुने। अब मैं बात कर रहा हूँ, केवल एक एक की बात करूँगा। हालांकि ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे हम, तो जो जहाँ से प्रश्न आता है उसकी बात कर रहा हूँ। पहले हेडिंग डालो वृषण। वृषण, वृषण लिखे भाई। अब वृषण से संबंधित जो जो बातें हैं सुन लेना भैया। वृषण से संबंधित, वृषण से संबंधित अपन बात करेंगे। पहले लिखो संख्या। संख्या में कितने होते हैं बेटा? एक जोड़ी। आवाज नहीं। संख्या में कितने होते हैं? एक जोड़ी। आमाप, आमाप की बात करें तो सुन लेना भैया। हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। अब सुनो, लंबाई होगी 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी 2 से 3 सेंटीमीटर और मोटाई होगी 1 से 2 सेंटीमीटर। मोटाई मतलब व्यास। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई 4 से 5, 2 से 3, 1 से 2। लिख लिया। भार, वजन कितना होता है? तो ऐसा कहते हैं कि जो नर है ना मानव का, मानव के नर का जो वृषण होता है वो होता है 10 से 14 ग्राम का। या फिर डायरेक्ट लिख दूं क्या? 14 ग्राम की संरचना होती है। कितनी होती है? नहीं, रेंज ही लिख लो तुम तो, 10 से 14 ग्राम। 10 से 14 ग्राम की संरचना होती है। लेकिन पशुओं की बात करें, क्योंकि तुमने भी ना क्या है कि अभी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ी है, उसमें जो
पशुओं की बात करें तो पशुओं में सांड होता है, सांड के वृषण का वजन 500 ग्राम, आधा किलो का होता है। सही है, ठीक। घर में कितना होता है? 10 से 14 ग्राम। चलो भैया, नेक्स्ट लिखे स्थिति। स्थिति पोजीशन क्या होती है इसकी? अब यहां मुझे थोड़ा सा लाइन लिखानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आता है यहां से। अब देखो, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करता हूं। ये देखो जरा, मैं किसी भी नर की कल्पना कर रहा हूं। ये क्या है? कोई नर है। ये नर है, ठीक है। सुने, नर की बात मत करो, तुम तो कॉमन बात करो। मेरा शरीर कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। सिर, ये क्या है? सिर। जहां तक है ना क्या है कि ये क्या है? पसलियां हैं, वो क्या कहलाएगा? वक्ष। और नीचे का पूरा जुगाड़ उदर। कितने भाग बटा है? सिर, वक्ष, उदर। अब बताओ, मस्तिष्क कहाँ स्थित है? फेफड़े और हृदय कहाँ स्थित है? वक्ष में। और आहार नाल, वृक, वृषण, वो सब किस में है? उदर में। ठीक। मेरे शरीर को 3 भागों में बांटा गया है। सिर, वक्ष, उदर तो है ही। हाँ भाई साक्षी, ये आगे का हिस्सा अधर, ये पीछे के हिस्सा पीठ वाला पृष्ठ, और ये साइड का हिस्सा इसे कहते हैं पार्श्व। सही है। अब क्या होता है, जिस समय बच्चे का जन्म नहीं होता था, भ्रूण का परिवर्तन चल रहा है, तो भ्रूण के परिवर्तन के समय आप सबको ध्यान होना चाहिए, जो वृक होते हैं हमारे किडनी का, ये ऐसे होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं वृक। इस तरीके से ये वृक होते हैं। नीचे ये क्या होता है? नीचे होता है मूत्राशय, थैला जैसा होता है मूत्राशय, इस तरीके से। ठीक। मूत्राशय बाहर की तरफ एक नली में जारी रहता है, इसे कहते हैं शिशन। क्या कहते हैं इसको? शिशन कहते हैं। शिशन की बात करें तो ये तो जर्नल बातें हो गई। जरा देखो आप, मजाक नहीं, थोड़ा सीरियस चलना बेटा। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या है? ये है ना क्या है कि हमारे शरीर की कुछ हमने काटी है। सुने, अब देखो वृषण कहाँ होते हैं? इस शिशन के पास दोनों टांगों के मध्य कुछ थैली के समान संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं। ठीक, थैली के समान संरचनाएं होती हैं। अब हमारा ना क्या है कि जो आवाज़ नहीं, हमारा जो वृषण है, वो वृक है, वो कहाँ है? सॉरी, वृषण कहाँ है? तो ऐसा कहते हैं, शुरुआती तौर पर जब भ्रूण का परिवर्तन होता है उस समय ये शरीर के अंदर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? शरीर के अंदर किस जगह होंगे? ये हमारे उदर गुहा में। कहाँ? उदर गुहा में, पृष्ठ भाग में। कशेरुदंड है क्या ये? के पार्श्व में यहाँ पाए जाते हैं, इस जगह। कहाँ पाए जाते हैं? इस जगह पाए जाते हैं, जो कि जन्म से ठीक 21 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व? 21 दिन पूर्व यहाँ से निकलकर नीचे थैली के समान संरचना में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है कि वृषण नीचे क्यों आए, अंदर ही क्यों नहीं रहे? तो सुनना भैया, ये धीरे से जब जन्म होता है उस समय यहाँ से निकलकर कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पर इस जगह पे आ जाते हैं, और अदरवाइज कहाँ रहते हैं? ऊपर। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? और वृषण में शुक्राणु बनने के लिए ताप चाहिए कितना? 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हम हैं समतापी, हमारे शरीर का ताप कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सर्दी है, बाहर बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन आप थर्मामीटर लगा के देखो, थर्मामीटर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। बाहर लू चल रही है, 50 डिग्री तापमान हो रहा है, लेकिन फिर भी थर्मामीटर क्या बताएगा? 37 ही बताएगा। अब आप बताओ, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था, शुक्राणु बनने के लिए ताप चाहिए 35 डिग्री। तो बताओ, या तो वृषण सुधर जाए कि ठीक साहब 35 में नहीं 37 में मैं शुक्राणु बनाऊंगा, या फिर हमारा शरीर सुधर जाए कि साहब कोई बात नहीं, शुक्राणु बनना है ना, इसलिए ना क्या शरीर का ताप को मैं 35 डिग्री कर देता हूँ। अब पता चला साहब कोई कलाकार कम नहीं है, ये कहता मुझे 35 से ज़्यादा ताप चाहिए नहीं, ये कहता मैं 37 से कम कर नहीं सकता, क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वृषण
कहाँ रह जाएं? हमारे शरीर के भीतर ही रहेंगे। तो बताओ इनमें शुक्राणु बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये शुक्राणु बनाने की कोशिश करेंगे, ताप ज़्यादा होने से मर जाएंगे। शुक्राणु फिर बनाने की कोशिश करेगा, ताप ज़्यादा होने से मर जाएगा। बनाने की कोशिश करेगा, वो ताप ज़्यादा होने से मर जाएंगे। अब आप समझदार हो, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं, ताप से बार बार वो क्या हो रहा है, वो शुक्राणु मरेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कोशिकाएं खिन्न हो जाती हैं। अरे सीधी सी बात है, मैंने क्या है कि मिट्टी का कोई मकान बना रहा हूँ, मैंने मकान बनाया, निशा कुमार ने आकर लात मार दी। फिर मैंने क्या किया, मकान बनाया, इसने फिर लात मार दी। फिर मैंने मकान बनाया, इसने फिर लात मार दी। मेरा दिमाग नहीं खराब होएगा क्या? होएगा। और इतना ज़्यादा दिमाग खराब होएगा कि या तो मैं बिल्कुल छोड़ के चला जाऊंगा, या फिर मैं इतनी तेज़ी के साथ इतने सारे मकान बना दूंगा कि तू देख कितनी लात मार सकती है इसके अंदर। और वास्तविकता यही होता है कि कोशिकाएं जैसी बनती हैं वो ताप के कारण मर जाएंगी, फिर बनेगी, फिर मर जाएंगी। तो ये जो वृषण की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी और इतनी तेज़ी के साथ है ना क्या है कि वो शुक्राणु बनाना शुरू कर देंगी, इतनी तेज़ी के साथ विभाजन करना शुरू कर देंगी कि सब है क्या है कि उनमें से 2, 4, 5 तो बचेंगी। और आपको होता है तेज़ी के साथ कोशिकाओं का क्या हो जाना, तेज़ी के साथ कोशिकाओं का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है साहब कैंसर। क्या कहलाता है? कैंसर। हो गया कैंसर। हाँ जी सुने, अब अगर ये वृषण ऊपर रह गए तो इनमें कैंसर हो जाएगा, पक्की बात है। बताओ फिर आगे कोई संतान पैदा होगी क्या? नहीं। तो नेचर ने बहुत लंबा सोचा। नेचर ने क्या कहा, अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे कम किया जाए? बोले साहब इसको बाहर निकाल लो, थैली के समान संरचना में ले आए, ताकि ये ना क्या है कि ये वातावरण के संपर्क में रहेंगे, ताप का मान कम हो जाएगा और काम है ना क्या हमारा चल जाएगा। तो सीधी सी बात सुनना, कहाँ होते हैं? तो सीधी सी बात है, जन्म से पूर्व इनका परिवर्धन उदर गुहा में वृक्कों के समीप पाया जाता है, लेकिन जन्म से ठीक 21 दिन पहले ये उदर गुहा से निकलकर थैली के समान संरचना में आ जाते हैं, जिन्हें वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश में आने का कारण क्या था? ताप के मान को कम करना। तो शरीर तथा वृषण कोश के ताप का अंतर कितना हो गया? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? यहाँ तो 2 से 2 ही दिख रहा है ना। बताओ वृषण कोश का ताप ज़्यादा होगा शरीर का? शरीर का। इसका मतलब ताप के मान को कम करने के लिए नीचे की तरफ आ जाते हैं। लाइन समझ में आ गई सब बन के? तो लिखो इसके अंदर, लिखो वृषण परिवर्धन के समय, वृषण परिवर्धन के समय उदर गुहा में, वृषण परिवर्धन के समय उदर गुहा में वृक्कों के समीप पाए जाते हैं। वृक्कों के समीप पाए जाते हैं, लेकिन जन्म से ठीक 21 दिन पूर्व, जय हो प्रभु जय हो, जन्म से ठीक 21 दिन पूर्व ये उदर गुहा से निकलकर थैली के समान संरचना, थैली के समान संरचना वृषण कोश में आ जाते हैं। वृषण कोश, इसको लिखना ओब्लिक करके, स्क्रोटम, स्क्रोटम में आ जाते हैं। लाइन समझ में आ गई सभी के? अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? रटना थोड़ी पड़ेगा, शब्द थोड़ा ध्यान रखना। वृषण कोश को स्क्रोटम कहते हैं। अब सुनो भैया जी, आप जरा सुनेंगे मेरी बात। कारण क्या है? देखो इधर सुनो, इधर सुन ले हो। ये स्क्रोटम को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इसको मैं क्या किया, मैंने यहाँ से ना क्या है कि कट किया और कट करके इसको बाहर निकाल लिया। स्क्रोटम को बच्चों मैंने बाहर निकाल लिया। सुने इधर, स्क्रोटम ऐसा होता है, थैली के समान संरचना। स्क्रोटम कैसा होगा? इस प्रकार से होगा, सुनेंगे। इसका एक मुख होता है, इस मुख पर अर्थात देखो बीत, सुन ले, नीचे से तो बंद ही है, ऊपर से एक छोटे से छेद में खुल रहा है।
जो छोटे से छेद में खुल रहा है इसे कहते हैं क्या? इंग्वाइनल केनाल। इंग्वाइनल केनाल कहते हैं। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वंक्षण नाल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? वंक्षण नाल कहते हैं। सभी लोग सुन लो मेरी बात को। इस पर एक रिंग पाई जाती है। इस पर क्या पाई जाती है? एक रिंग पाई जाती है। देखो हल्की सी रिंग दिखा रहा हूँ। ये रिंग जो होती है इसे क्या कहते हैं? इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको वंक्षण वलय कहते हैं। ठीक। ये बाहर से तो क्या होता है? बाहर से इस पर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, क्योंकि त्वचा ही तो है। ये त्वचा से बने हुए हैं, तो इसका मतलब छोटे छोटे इस पर क्या होंगे? रोम से दिखाई देंगे, बाल से दिखाई देंगे। अंदर क्या होता है? अंदर इसमें पेशियां पाई जाती हैं। अंदर इसमें क्या होता है बेटा? पेशियां पाई जाती है। इसे कहते हैं डार्टोज पेशियां। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं हम लोग डार्टोज पेशियां कहते हैं। डार्टोज पेशियां कहते हैं। सुनो मेरी बात, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पड़ा होता है वृषण। लो साहब, इसमें मैं दिखा रहा हूं आपको क्या पड़ा होगा इसके अंदर। इसमें पड़ा है हमारा ये वृषण। ये वृषण पड़ा हुआ है, 10 से 14 ग्राम की संरचना। इस वृषण को नीचे से बांध के रखा जाता है। इसे वृषण को नीचे से क्या करते हैं? बांध के रखते हैं, ताकि नीचे से ऊपर नहीं चला जाए। बांध के रखने वाली जो संरचना होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, ये क्वेश्चन खूब आता है, गुवर्नाकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुवर्नाकुलम कहते हैं। और इसी कहते हैं क्या? मिजोरकियम। ये धागे होते हैं संयोजी उत्तक के, जो कि वृषण को बांधते हैं। यहाँ से एक तंतु बाहर निकलता है जो बाहर चला जाता है, इसे कहते हैं वृषण रज्जु। अब सुनना भैया, ये हमारे इस स्क्रोटम की अंदर की व्यवस्था है। अब आप सुनो, स्क्रोटम बाहर थे, पतली थैली की समान संरचना थी, चमड़ी जैसी थी। अब ये बाहर क्यों आए थे? ताकि ना क्या ठंडी ठंडी हवा लगेगी, ताप गिर जाएगा। समझो, वृषण कहता है मुझे तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए। कम हो गया तो भी शुक्राणु नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा हो गया तो भी नहीं बनाऊंगा। अब एक व्यक्ति शिमला में रह रहा है, लेह लद्दाख में रह रहा है, सियाचिन में रह रहा है, जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। जहाँ का टेम्परेचर माइनस में है, वहाँ पर है ना कोई व्यक्ति विशेष है ना क्या फौज में नौकरी कर रहा है। जब बर्फ़ पड़ रही है, इतने इतने पैर बर्फ़ में चले जाते हैं उनके, तो वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब पक्की बात है, वो टेम्परेचर की ठंडी हवा है ना क्या वृषण कोश में भी लगेगी, ठंडी हवा वृषण में भी लगेगी, तो वृषण का ताप भी कितना हो जाएगा? वृषण का ताप भी है ना क्या है कि वहाँ पर माइनस में चला जाएगा। तो बताओ, वृषण में शुक्राणु बनेगी क्या? नहीं। तो फिर बच्चों, इसका मतलब है लेह लद्दाख, सियाचिन और शिमला के अंदर जो है ना क्या है कि वहाँ पर